हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हमारे पीछे आप देख रहे हैं दर्पण सूत्र। मैं इसी को प्रूव करने जा रहा हूं। तो मैंने फिगर पहले ही बना लिया ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आइए मैं देखते पहले फिगर का वर्णन करते हैं। तो मैंने mn एक अवतल दर्पण मान रखा है और इसका ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। प्रधान अक्ष पर जो है यहाँ पर मैंने वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच एक वस्तु लिया, अर्थात वक्रता केंद्र से परे ए भी एक वस्तु लिया और यहाँ से एक आपतित किरण खींचे जो कि फोकस से होकर गया, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी आपतित किरण खींचा जाता है तो वो जो है फोकस से होकर जाती है। और मैं एक आपतित किरण यहाँ पर फोकस से होकर दिया तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चला गया परावर्तित किरण, और दोनों परावर्तित किरण जहां एक दूसरे को काटती है वो उस वस्तु का वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो ए बी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ नीचे की ओर बन गया। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं ये फिगर का वर्णन हो गया और यही माना कि भी लिखा जाता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं, आप यही लिखिएगा। यहाँ लिखेंगे माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिसके ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। तो वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच ए भी एक वस्तु जो है यहाँ पर रखा गया है और उससे उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के यहाँ पर जो है यहाँ नीचे ए डैश बी डैश बनता है। तो हमें यहाँ पर दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f सिद्ध करना। तो आइए कुछ यहाँ चित्र से मैं कुछ मान को लिखा हूं, ये जरूरत पड़ेगा। ये मान जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिया गया, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है फोकस दूरी। ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये ध्रुव P है और ये फोकस F है, इसके बीच की दूरी तो PF हो गया यहाँ पर फोकस दूरी। जो PF है यहाँ पर वो लिया गया -f। माइनस क्यों? क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, क्योंकि सभी इस ओर होती है। उस ओर होगी तो धनात्मक होगी और इस ओर होगी तो ऋणात्मक होगी, इसी वजह से। तो चिन्ह परिपाटी का नियम का पालन करते हुए मैंने यहाँ पर -f लिया। उसी तरह से इसमें वस्तु की दूरी, जहां से वस्तु रखा गया वहां दर्पण के ध्रुव P से माप देंगे। तो P से लेकर के यहाँ पर हो जाएगा कहां तक? A तक। तो PA तक की दूरी यहाँ पर हमें मिल गया -u मिल गया। अब आगे है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब यहाँ A डैश पर बन रहा है तो A डैश P बराबर यहाँ पर हो गया कौन सी? -v। तो ये हो गया। अब मैं चलता हूं। आपको दिमाग ये लगाना है कि हमेशा ये दूरी पर ही खेल होगा और इस तरह से त्रिभुज पकड़ना है। तो त्रिभुज पकड़ने के लिए, यहाँ प्रूव करने के लिए आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना होता है मैथ के नियम का, जिसके वजह से आप इसको प्रूव सही ढंग से, अच्छे ढंग से कर पाइएगा। चलिए मैं प्रूव करने से पहले वो 3 नियम कौन सा है उसको समझ लेंगे, तो प्रूव आपके लिए बिल्कुल ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, सोचते अरे भाई ये तो एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है, मैं क्यों ना इसको जो है खूब मेहनत करूं, वो रटने लग जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, बहुत आसान है नियम समझने के बाद। चलिए नियम पर आते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि यदि कोई 2 रेखा इस तरह से क्रॉस काटता है तो उसके जो अपोजिट साइड का एंगल होता है वो आपस में बराबर होता है और इस कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। उसके बाद अगर एक ही रेखा पर इस तरह से कोई त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से कोई त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज जो होता है यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसका जो समकोण को होगा, ये समकोण कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये दूसरा, ये पहला नियम हो गया और ये दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज के भुजा जो होते हैं उसके संगत भुजा का अनुपात जो होता है बराबर होते हैं दोनों त्रिभुज के। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर समझूं तो कोई एक ये समकोण त्रिभुज है, ये कौन समकोण है, एक दूसरा त्रिभुज मैं ले लेता हूं। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसका लंब लेता हूं, इसका लंब मान लेता हूं AB है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा? PQT बटे में PQ हो जाएगा बराबर। अगर इसका आधार BC ले रहा हूं तो इसका आधार क्या हो जाएगा? QR। इसी तरह से बराबर किया जाता है, संगत भुजा जो होता है एक ही अनुपात में बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज के। तो ये हो गया पहला नियम, ये हो गया दूसरा नियम और ये हो गया तीसरा नियम। अगर ये तीनों नियम समझ रहे हैं तो प्रूव आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, अब उसके बाद जो है प्रूफ की ओर चलेंगे।
तो चलिए यहाँ पर मैं अब प्रूफ की ओर चलता हूं। तो मैं पहले दो त्रिभुज पकड़ता हूं। दो त्रिभुज में एक त्रिभुज अगर मैं ये देख लूं, ये वाला पहला त्रिभुज ये, तो दूसरा त्रिभुज ये दिख रहा है। मैं इन दोनों त्रिभुज को लेकर के पहले यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करूंगा। समरूप सिद्ध करने में अगर मैं कामयाब हो जाता हूं तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो मैं नियम अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया 3 नियम, उसी नियम से समरूप भी सिद्ध होते हैं। उसके बाद मैं इस त्रिभुज को देखूंगा, ये तीसरा त्रिभुज और ये चौथा त्रिभुज है। तो पहले मैं त्रिभुज पहला और दूसरा में चलूंगा। आपको ये पहला दूसरा नहीं, मैं समझाने के लिए लिखा हूं, मैं फिर से इसको मिटा दूंगा। तो त्रिभुज का नाम लिखना, पहला त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी एफ। दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है, एफ पी एन या पी एफ एन, किसी भी तरह से नाम ले सकते हैं। तो मैं ये दो त्रिभुज में चलता हूं। यहां पर मैं ले लेता हूं त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज पी एफ एन में मैं इस दो त्रिभुज में क्या क्या दिख रहा है मेरे को, मुझे दिख रहा इस दो त्रिभुज में, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में बिल्कुल ही आसान लगे, ज्यादा घिस गया टाइप का नहीं लगे। तो यहां पर दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण से। तो मैं इस एंगल का नाम क्या दे सकता हूं, तो इसका नाम दे सकता हूं कोण ए एफ बी। ए एफ बी बराबर होंगे कोण यहां पर पी एफ एन। देख लीजिए एक बार फिर से, यहां पर ए एफ बी और यहां पर हो जाएगा पी एफ एन। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आप इसका कारण भी दे सकते हैं कि ये आप कहां से आ गया, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब उसके बाद मैं यहां पर चलता हूं, कौन सा कोण, तो आप यहां ये देख रहे हैं, यहां पर ये समकोण बना रहा है और यहां पर भी ये समकोण बना रहा है। ये आपको लग रहा कर्व के तरह है, लेकिन ऐसा होता नहीं वास्तविक में। दर्पण में ये थोड़ा सा ऐसे पास में होता है, ये बहुत दूर भी नहीं है, बहुत पास में होता है। ऐसे कर करके ऐसे करके चलता है, मतलब थोड़ा सा मैं इसको समकोण ले सकता हूं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हो जाएगा कोण बी ए एफ, क्या हो जाएंगे, कोण बी ए एफ बराबर यहां पर हो जाएंगे एफ पी एन। यहां पर क्या हो जाएंगे, एफ पी एन। और इसका कारण अगर आपको देना है तो साइड में डायरेक्ट यहां बराबर में लिख दीजिएगा 90 डिग्री। ये कहां से आ रहे हैं, 90 डिग्री से। अब आपको पता होगा कि दो त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज पी एफ एन में मैं दो कोण को बराबर कर दिया। तो त्रिभुज चैप्टर का नियम कहता है कि यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसीलिए जब दो एंगल बराबर है दोनों त्रिभुज समरूप है, अर्थात तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर। जब दो कोण बराबर है तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना है कि त्रिभुज समरूप होगा। तो मैं यहां लिखता हूं त्रिभुज ए बी एफ समरूप त्रिभुज पी एफ एन। मैं समरूप जब कर दूंगा तब इसके भुजा को मैं एक ही अनुपात में करूंगा, जैसा कि मैं अभी थोड़ा देर पहले यहां पर बताया था। तो मैं इस त्रिभुज में देख रहा हूं कि ये एक तरह से लंब है और इस त्रिभुज का लंब है पी एन। तो मैं यहां पर लिखूंगा, इसीलिए ए बी बटे इस त्रिभुज का अगर मैं लंब ले रहा हूं तो इसका भी लूंगा, ए बी बटे पी एन। ए बी बटे पी एन बराबर हो जाएंगे, अब दोनों का आधार ले लेता हूं, इसका आधार क्या हो जाएगा, ए एफ बटे इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा यहां पर पी एफ। तो यहां पर हो जाएगा ए एफ बटे पी एफ। अब मैं इसका समीकरण का
का नाम दे देता हूं, समीकरण यहां पर लिख देता हूं, ये 1 हो गया। तो मैं दो त्रिभुज चला पहला स्टेप में, तो मैं उसका फाइनल काम कर लिया हूं। अब अगला मैं खोजता हूं वो दो त्रिभुज कौन सा। तो इस त्रिभुज का काम हो गया। अब मैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में चलता हूं। इस त्रिभुज को भी मैं समरूप सिद्ध करूंगा, फिर उसके बाद समरूप सिद्ध करने के बाद जो है उसके भुजा को भी एक ही अनुपात में लिखूंगा। तो ये इस तरह से जो है बहुत इजीली जो है ये प्रूव्ड हो जाता है। तो आइए देखिए यहां ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर क्या हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज मैं लेके चलूं, त्रिभुज का नाम हो जाएगा यहां पर पी एफ एम। क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी एफ एम तथा त्रिभुज इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ। क्या हो जाएंगे, ए डैश बी डैश एफ। तो त्रिभुज का मैंने मैं दे देता हूं यहां पर, क्योंकि मैं इस त्रिभुज में वर्क कर रहा हूं तो इसीलिए मैं मेरे। अभी दोनों त्रिभुज में सेम कहानी जो यहां लगाए वह सेम कहानी यहां भी लगाना, एकदम घबराने की जरूरत ही नहीं, मजा आ जाए। देखिए यहां पर हो जाएगा कोण, कौन सा कोण, वही शीर्षाभिमुख बोला। ये दोनों इतना आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण से मैं थोड़ा देर पहले इसको भी समझाया था। तो यहां पर इस बस एंगल का नाम बनाना है, सी एफ और यहाँ ए बी डैश, या आप ले सकते हैं ए डैश एफ बी डैश, ये लिख सकते हैं। तो मैं वही लिखता हूं ए डैश, मैं सी भी लिख सकता हूं, ये वक्रता के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ले सकते थे, कोई चल सकता था यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, यहाँ एम एफ पी। क्या हो जाएंगे, एम, सॉरी पहले मैं कोण का चिन्ह दे देता हूं, वो अच्छा रहेगा, नहीं तो लगेगा कि कुछ आखिर है क्या। तो एम एफ पी, तो ये भी शीर्षाभिमुख से है, इसका भी आप कारण वही दे सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएंगे ये भी। अब मैं यहां पर देखता हूं कि अगला जो कोण है यहां पर फिर से वही समकोण बना। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये समकोण बन गया, मैं इसको मिटा देता हूं, और इस त्रिभुज में यहां समकोण बन रहा है, तो इस त्रिभुज में यहां पर समकोण बन जाएगा यहां पर, और इस कोण को बराबर कर देता हूं, यहां हो जाएगा एफ सी बी डैश। यहां पर क्या हो जाएंगे, कोण एफ सी बी डैश बराबर हो जाएंगे कोण यहां पर क्या एफ सी बी डैश कर ले, तो यहां समकोण बन रहे हैं कौन सी, एफ पी एम। क्या बन रहे हैं, कोण एफ पी एम, और ये कहां से हो रहे हैं, इसको कारण के साथ मैंने लिख दिया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन दोनों त्रिभुज का मैं देख रहा हूं कि आपस में दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक है कि बराबर ही आएंगे। अब जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो ये त्रिभुज क्या होंगे बताइए, ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, जो त्रिभुज था बस वही लिखना है। त्रिभुज यहां पर क्या था, यहां पर था त्रिभुज पी एफ एम, समरूप त्रिभुज यहां पर हो जाएंगे समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये समरूप हो गया। तो लिखता हूं इसीलिए दोनों त्रिभुज अब समरूप हो गया, इनके भुजा एक ही अनुपात में बराबर होंगे, संगत भुजा। संगत भुजा का मतलब है लंब लंब के अनुपात में, आधार आधार के अनुपात में। तो इस त्रिभुज का लंब क्या हो सकता है, इस त्रिभुज का लंब हो जाएगा क्या बताइए आप लोग, इस त्रिभुज का लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, और इस त्रिभुज का लंब हो जाएगा पीएम या एमपी, जो आप ले सकते हैं, चलेगा। तो मैं उसका लेता हूं, उसका
वहां पर लम लूंगा, पी एम बटे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। और वहां पर क्या, आप इसका मैं लेता हूं सबसे पहले क्या, आधार, आधार इसका क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का पी एफ, क्या हो जाएंगे पी एफ बटे इस त्रिभुज का आधार हो जाएंगे यहाँ पर ए डैश एफ, क्या हो जाएंगे ए डैश एफ। अब मैं एक काम ये कर सकता हूं, आप भी समझिएगा, सोचिएगा कि जितनी ऊंचाई ए बी का है उतना ही ऊंचाई पी एम का है, और जितना ऊंचाई ए डैश बी डैश का है उतना ही ऊंचाई तो पी एन का है। तो मैं उस चीज को यहाँ प्रयोग कर लेता हूं, क्यों, क्योंकि समीकरण एक को देख रहा हूं कि ए बी बटे पी एन है, तो मैं यहाँ वही प्रयोग करने जा रहा हूं, चूंकि ए बी जो है, ए बी बराबर हो जाएंगे पी एम के या एम पी के, तो यहां हो जाएंगे, मैं लिख देता हूं पी एम, और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएंगे, तो ए डैश बी डैश जो है यहाँ पर पी एन के बराबर हो जाएंगे, पी एन। इसका मतलब है कि सर इस यहाँ पर जो है, जहां पर पी एम है वहां पर मैं लिख सकता हूं ए बी, और जहां पर ए डैश बी डैश है मैं वहां लिख सकता हूं पी एन, तो पी एम के जगह मैं लिखता हूं ए बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश की जगह मैं लिखता हूं पी एन, और इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये पी एफ बटे ए डैश एफ, और ये हमारे मेरे को मिल गया क्या, समीकरण 2। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 एवं 2 जो है यहां पर इसका LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं यहां पर लिखता हूं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखें तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS ऑटोमेटिक अपने आप बराबर होंगे, ऐसे होंगे नहीं, मुझे लिखना ही पड़ेगा, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर, क्योंकि बिना लिखे तो प्रूव्ड होगा नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एफ बटे पी एफ बराबर, यहाँ पर हो जाएंगे पी एफ बटे में ए डैश एफ, मैं ये लिख दिया। अब लिखने के बाद मैं यहाँ पर प्रूव जो करने वाला वो कौन सी है, तो दूरी सूत्र मेरे को चाहिए, दूरी सूत्र हर हालात में लाना होगा। तो चलिए, मुझे इधर जगह है तो मैं यहाँ पर जो है इस तरह से घेर लेता हूं, क्योंकि ये जरूरत पड़ेंगे मेरे को प्रूव करने में यहाँ तक जो है। तो आइए यहाँ ध्यान से देखिए, आप इसको जो है यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा देर पहले मान बताया था, जिसका मान है छेड़छाड़ उसको नहीं करेंगे, लेकिन जिसका मान नहीं दिया है उसको दिए हुए मान के रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसे एफ यहाँ दिख रहा है क्या, सर नहीं दिख रहा एफ, तो एफ को छेड़छाड़ करेंगे। पीएफ दिख रहा है, हाँ पीएफ दिख रहा है, वो तो फोकस दूरी है। पीएफ दिख रहे हैं, हाँ पीएफ दिख रहे भैया, पीएफ तो है। ए डैश एफ है, हाँ कहीं नहीं दिख रहा है ए डैश एफ, इसका मतलब है इसका ऊपर वाला और इस साइड के नीचे वाला इसमें नहीं दिख रहा, इसको उसके रूप में दिखाना पड़ेगा। तो आइए इसको आप फिगर में देखते हैं, कहां में ए एफ ए से लेकर के एफ तक, यानी कुल मिला के ये कहना है कि मैं पहले थोड़ा रफ करता आपको समझाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर ये पी है और यहाँ पर ये एफ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ए। अब बताइए यहाँ चाहिए मुझे कौन सी, ए एफ चाहिए, तो कहिएगा सर आपको ए एफ चाहिए और मुझे भी वही चाहिए, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ पूरे में से अगर इतना वो घटा दे अर्थात पी एफ तो ये बचे, अर्थात मैं इसके जगह पर लिख सकता हूं यहाँ पर ए पी या पी ए पी, या यहाँ पर क्या बोल सकता हूं पी ए माइनस पी एफ,
बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इस तरह से मेरा यहाँ पर मान हो जाएगा, क्योंकि पी ए दिया है पी एफ दिया है तो मान हो जाएगा। मैं इतना का मान निकालना चाहूँ तो पी ए में से यहाँ पर जो है पी एफ को घटाएंगे, अगर पूरे में से इतना को हटा देते हैं तो यह ना बचेगा, तो मैं उसी के बराबर करने जा रहा हूँ। तो आइए देखिए उसकी जगह पर मैं लिखता हूँ क्या, मुझे ए एफ अर्थात यहां से लेकर के यहां तक चाहिए, तो यहां से यहां तक की दूरी में से इतना को हटा दे, तो मैं ए एफ की जगह पर क्या लिखूं, पी एफ माइनस यहाँ पर हो जाएगा सॉरी टोटल दूरी है यहाँ पर पी ए माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ बटे यहाँ पर हो जाएगा, अब आगे यहाँ पर पी एफ है तो पी एफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दे देते हैं हम भी। अब उसके बाद आगे कहता है पी एफ तो पते है, यहाँ पर देखिए पी एफ है तो पी एफ लिख देता हूँ पी एफ। अब उसके बाद आगे कह रहा है ए डैश एफ चाहिए, देखिए सर कहाँ पर है ए डैश एफ, ए डैश एफ चाहिए, लेकिन ए डैश एफ यहाँ तो कहीं 3 मान में से नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा तो उसी तरह से क्यों निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ हो जाएगा P और यहाँ पर है F और यहाँ मानिए ये है A डैश, मान लीजिए मुझे चाहिए A डैश F, ये है A डैश F, यहाँ तक की दूरी है ये चाहिए, तो पूरे में से इतना घटा लें, अर्थात A डैश P में से या P A डैश में से P A डैश में से मैं घटा सकता हूँ P F को कि नहीं, एकदम घटा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक ठोक नहीं, तो एकदम घटा लेते हैं। मैं यहाँ पर हो जाएगा क्या पी ए डैश, पर यहाँ पर लिखता हूँ पी ए डैश माइनस पी एफ, यहाँ लिख दिया मैं पी एफ। आप लोग को आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद दोबारा फिर से देखिएगा, उधर समझ में आ गया होगा तो इसी जगह पर रोक करके इसको थोड़ा सा पीछे जा करके फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे। मैं बार बार इसी चीज को बोलूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं उसका। तो यहाँ पर अब मैं सबका मान रख देता हूँ, चिन्ह परिपाटी से लिया गया मान, पी एफ का मान माइनस एफ है, पी ए का मान माइनस यू है और पी ए डैश का मान माइनस भी, तो वही रखता हूँ पी ए यहाँ वस्तु दूरी है तो माइनस यू, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ माइनस यू और माइनस यू माइनस, यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरे पास यहाँ जगह का कमी पड़ जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं उसके बाद इसको जो है मिटा दूंगा, फिर उस चीज को मैं यहाँ पर प्रूव करूंगा, इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पेन लेके बैठे हैं, बैठना ही चाहिए, उसको उतारिए। तो चलिए दोस्तों मैं उसी वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, वहां पर जो है अब यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ उसी चीज का, मैं उसको मिटा दिया, अब यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर पी ए का मान है माइनस यू, तो मैं रख देता हूँ माइनस यू, माइनस पहले से है पी एफ का मान कितना है माइनस एफ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एफ। अब उसके बाद है फिर पी एफ का मान कितना है माइनस एफ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एफ, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। फिर पी एफ कितना है, फिर से माइनस एफ है तो माइनस एफ, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ए डैश कितना है माइनस का भी, फिर पी एफ कितना है सर, पी एफ जो है वो है माइनस एफ, तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा माइनस यू माइनस माइनस प्लस एफ बटे माइनस एफ, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस एफ बटे माइनस भी प्लस एफ। अब उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या अलग अलग भाग भी दे सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, तो जैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर देता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो पहले माइनस यू से पूरे में कर देता हूँ, माइनस यू गुना माइनस भी, बताइए कितना हो जाएगा यू भी, अर्थात माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस यू गुना माइनस भी यू भी, क्योंकि प्लस यू भी, माइनस यू गुना प्लस एफ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस यू एफ। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे कह रहा है, इससे मैंने दोनों कर दिया, इससे भी करना,
एफ गुना माइनस भी, यहाँ हो जाएगा माइनस एफ भी या भी एफ भी लिख सकते हैं। अब प्लस एफ गुना प्लस एफ, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर, और इधर माइनस गुना माइनस प्लस एफ गुना एफ, एफ स्क्वायर हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा क्योंकि बराबर के उधर और बराबर के इधर समान चिन्ह होने पर कट जाता है। तो अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ बच गया यू भी माइनस यू एफ माइनस एफ भी बराबर 0 बच गया। अब यहाँ पर आगे देख रहे जो भी माइनस वाला है उसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा यू भी बराबर यू एफ प्लस भी एफ, यही है, उसको मैंने उधर भेज दिया। अब यहाँ आने के बाद आपको दिमाग लगाना है कि मुझे तो लाना है दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो वो कैसे आएगा, यहाँ तो कुछ और मिल रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ आप लिखिए कि दोनों ओर प्रत्येक पद में u भी f से भाग देने पर तो यहाँ हो जाएगा u भी बटे u भी f, और यहाँ हो जाएगा u f बटे u भी f प्लस यहाँ हो जाएगा भी f बटे u भी f। अब यहाँ u भी से u भी कट जाएगा और u f से कट जाएगा u f, और यहाँ पर भी f से भी f कट जाएगा, जो बचा मैं वो लिख लेता। ऊपर में एक बचा, नीचे में f बच गया, और ऊपर में यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर एक, और नीचे में क्या बच गया, तो नीचे में बच गया भी, फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर में एक बचा, नीचे में u बचा, और यही तो दर्पण सूत्र है जो मुझे लाना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। एग्जाम में पूरे 5 नंबर में पूछता है, विद्यार्थी घबरा जाता है, अरे बप्पा का हो गलो, ऐसा कुछ नहीं है, कितना आसान से, ये आसान टॉपिक है। आपको अगर समझ में नहीं आता, कहीं भी डाउट रहता है, आप दोबारा का वीडियो को जो है आराम से देखिए, क्वालिटी को बढ़ा करके देखिए। आप नाचे वाली के क्वालिटी बढ़ा के देख लेते हैं, पढ़े वाला के 360 140 खोजते हैं, कहाँ से एचडी दिखेगा। क्वालिटी बढ़ाइए, 480 में देखिए, नहीं होता 720 में देखिए, नेट की कमी थोड़े है, 5G आ गई। इसीलिए इस सब चीज पर मेहनत कीजिए, विद्या जगाइए, क्योंकि उससे बढ़ के कुछ नहीं। नाचना तो जिंदगी भर है, इंसान कभी भी नाच लेगा, इसीलिए इस सब चीज पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जब विद्या रहेगी तो आगे आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो है आप पैसा कमा सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं, हर चीज कमा सकते हैं। तो चलिए, मैं आपका ज्यादा अब वक्त नहीं लेते हुए आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप इस पर विशेष फोकस कीजिए। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब यार जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर सब्सक्राइब नहीं मिलता है तो मजा नहीं आता है। आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।